हेलो फ्रेंड्स, बायोकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इकोलॉजी यूनिट का जो लेक्चर 2 है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम इकोलॉजी यूनिट को कवर अप कर रहे हैं। लेक्चर 2 आपके सामने है आज, जिसमें हम लाइफ ऑन लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें हम बायोम्स देखते हैं, कौन कौन से डिफरेंट बायोम्स जो है वो आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो सी सेक्शन में कई बार पूछ लिया जाता है, या कई बार छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बी सेक्शन से आपको पूछा जा सकता है। ये जो लेक्चर है ये भी आपका एक बेस तैयार करेगा, इसीलिए हम इस लेक्चर को पहले कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 गो थ्रू नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको गो थ्रू भी कर सकते हो। प्लस ऊपर आपको आइकन्स भी दिखाई दे रहे होंगे, तो वहाँ से भी आप ये सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम बायोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बायोम के बारे में पढ़ा था, तब हमें पता चला कि जो बायोम है वो क्या होता है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट in terms of distributions of types of plant communities is called biomes। कि अलग अलग प्लांट कम्युनिटीज हैं, है ना, कितने टाइप की प्लांट कम्युनिटीज हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, उस पूरे के पूरे हिस्से को, है ना, जो हमारे प्लेनेट पे पूरा फैला हुआ है पूरे लैंड मास के ऊपर, उसको हम बायोम कहते हैं। इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग सब कुछ, एवरीथिंग, वाटर हवा सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और मिल करके क्या बनता है, बायोम बनता है। अब ये कहता है कि बायोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर फंक्शनल ट्रेट्स, कि बायोम को हम किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ट्रेट से कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये फंक्शनल ट्रेट किसका होता है, प्लांट्स का होता है। ठीक है, और ये फंक्शनल ट्रेट प्लांट्स को कैसे मिला, तो एनवायरमेंट के सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से मिला। जैसे कि आप सभी को पता है कि चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर कोई जीव अडेप्ट नहीं करता है खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो एनवायरनमेंट यानी कि ये जो आपकी नेचर है, ये उसको एलिमिनेट कर देती है। तो ये जो फंक्शनल ट्रेट्स आ रहे हैं ना, ये सिलेक्टिव प्रेशर लग रहा है। इन्वायरमेंट चाहता है कि जो प्लांट है वो खुद में ये चेंजेस करे, तभी वो इसको सरवाइव करने देगा, वरना वो इसको सरवाइव नहीं करने देगा, नेचर उसको सरवाइव नहीं करने देगी। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव प्रेशर लगना। इसकी वजह से ही वो फंक्शनल ट्रेट शेप होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे बायोम्स को करेक्टराइज किया गया है। उसके बाद, बिकॉज प्लांट्स मेक सन एनर्जी अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि वाई ओनली प्लांट, इतने सारे जीव जंतु हैं हमारी पृथ्वी पे, उनकी बेसिस पे, उनके फंक्शनल ट्रेड के बेसिस पे हम बायोम्स को कैरेक्टराइज क्यों नहीं कर सकते। इसका आंसर यही है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो ये है सन, सन से जो एनर्जी निकल रही है उसको पूरे इकोसिस्टम में अवेलेबल कौन करवा रहा है, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। इसीलिए प्लांट्स के फंक्शनल ट्रेट्स के ऊपर ही आप बायोम्स को कैरेक्टराइज कर सकते हो। द टाइप ऑफ प्लांट विल हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेस ऑन द रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम, कि किस टाइप का प्लांट है वही आगे चल करके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खड़ा कर रहा है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संभाले हुए है। जैसे कि आप देख रहे हो सन है, और यहाँ पे कोई प्लांट है। अब मान लो जैसे यहाँ पे ग्रास है ना, तो ग्रास अगर है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो एनर्जी सन से आ रही है उसको अवेलेबल करवाएगा। यानी कि जैसे ये ग्रास होपर आया, इसने जो है वो ग्रास को खा लिया, तो अब इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था 10% लो, है ना, हर लेवल पे जो 10% एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल में चली जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी 100% एनर्जी थी, किसमें, आपके प्लांट में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको खा लिया किसने, ग्रास होपर ने, यानी कि 10% एनर्जी जो है वो किसमें चलेगी, ग्रास होपर में चलेगी। राइट, इसको हम 10% लॉ कहते हैं। तो जब हम ये फूड वेब वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में इसको जानेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो एनर्जी है वो कैसे एक से दूसरे जीव में जाती है, फूड वेब के थ्रू। ठीक है, तो प्लांट ही वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब स्कॉर्पियो ने खा लिया किसको, इस ग्रास होपर को, तो इसका जो 10% था, है ना, इसकी एनर्जी का 10% जो है वो ये ले लेगा। फिर उसके बाद लिजर्ड ने खा लिया तो 10% इसके अंदर चला जाएगा।
ठीक है, इस तरह से जो एनर्जी है वो पूरे फूड वेब में सर्कुलेट होती है। और इससे अगर मान लो कि यहाँ से प्लांट को हटा दिया जाए तो आप देखो ना पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए प्लांट्स के बेसिस के ऊपर ही, प्लांट्स की जो फंक्शनल ट्रेट है, पर्टिकुलर फंक्शनल ट्रेट के बेसिस पे ही बायोम्स को करेक्टराइज किया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो उनके बेसिस पे टिका हुआ है। उनके ऊपर अगर कोई इन्फ्लुएंस आएगा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम में भी इन्फ्लुएंस आएगा। उसके बाद ये कहता है द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दैट डिटरमाइंस डिफरेंसेस बिटवीन बायोम इज प्राइमरली क्लाइमेट। सबसे प्राइमरली अगर किसी डिफरेंस की बात करें, है ना, जो इन्फ्लुएंस डालता है, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस जो बायोम्स के बीच में एक डिफरेंस डाल रहा है कि ये वाले जो है प्लांट्स उसमें पर्टिकुलर ट्रेट अलग है तो ये एक अलग बायोम है, तो ऐसा इस वजह से होता है, किस वजह से, क्लाइमेट की वजह से। सबसे प्राइमरी फैक्टर ये है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या होता है क्लाइमेट, उसके बारे में जानते हैं। बोले द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन एंड the tilt of earth combine to produce predictable latitudinal and seasonal variation in climate। ठीक है, क्लाइमेट होता है मौसम, है ना, और ये जो मौसम है ये कैसे आता है, हम सबने साइंस पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वो सन के चक्कर लगाती है, लेकिन ये जो पृथ्वी है ना ये अपनी एक्सेस से थोड़ा सा, जैसे ये देखो ये है इसकी एक्सेस, तो इस अपनी एक्सेस से थोड़ा सा कैसी है, टिल्टेड है। और ये टिल्टेडनेस से क्या होता है, जब ये रोटेट कर रही होती है ना, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जिस साइड सन है वहां पे क्या हो रही है, हीट पड़ रही है सन की, और अपने टिल्टेडनेस की वजह से जो सीजनल वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले यहाँ देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, जैसे ये नॉर्दर्न है और ये सदर्न है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसके पास अभी देखो यहाँ पे जो इक्वेटर की तरफ पूरे अच्छे से धूप पड़ रही है, ये है इक्वेटर आपका, ठीक है। सो द इक्वेटर फेसेस द सन। अब क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे देखो बहुत ज्यादा धूप भी नहीं है और छांव भी नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा बीच बीच जैसा है, नॉर्मल नॉर्मल जैसा। तो कहने का मतलब ये है, जब ऐसा देखने को मिलता है तो वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे स्प्रिंग सीजन होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर पे कौन सा सीजन होगा, ऑटमन सीजन चल रहा होगा। ठीक है, अब आप अगर दूसरे फेस की तरफ आए, अब देखो नदन हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, अच्छे से सन दिखाई दे रहा है, यानी कि नदन हेमिस्फेयर पे समर्स आ जाएंगी, क्योंकि वो सन की तरफ को टिल्टेड है, राइट। वहीं पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्या हो गया है, अंधेरा हो गया है, क्योंकि धूप नहीं जा रही, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विंटर्स हो जाएंगी। वैसे ही थर्ड फेज में आप देखो, नदन हेमिस्फेयर हैज ऑटम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है ना। आप यहाँ पे देखो, जब नदन हेमिस्फेयर पे स्प्रिंग थी तो सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या थी, ऑटम थी। वैसे ही अगर नदन हेमिस्फेयर पे ऑटम है तो सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या हो जाएगी, स्प्रिंग हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अगर आप फोर्थ फेज देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नदन हेमिस्फेयर हैज विंटर्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सन नहीं पहुंच रहा, राइट। तो अब क्या है, विंटर्स, और सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स सन, यहाँ पे अच्छी खासी धूप पड़ रही है, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या हो जाएंगी, समर्स हो जाएंगी। तो इस तरह से क्लाइमेट वेरिएशन आता है हमारे पृथ्वी पे टाइम के साथ। ठीक है, सर्दियां हमेशा दिसंबर में ही क्यों होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा जो पोजीशन है हमारी अर्थ का वो देखने को मिलता है। क्लियर है बात। चलो उसके बाद देखो, बिकॉज द अर्थ इज अ स्फेयर, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, एक स्फेयर है, तो सन रेज आर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट लेटीट्यूड वेयर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड। ठीक है, तो ये जो लेटीट्यूड्स होती हैं आपकी, ठीक है, आपको इतना तो पता होगा कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो चीजें होती हैं, है ना। ये आपकी लेटीट्यूड्स होती हैं, और जो ऊपर से नीचे को आती होती है आपकी लॉन्गिट्यूड्स। तो ये कहता है कि जो सन रेज है ना, अब देखो यहां से सन रेज जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर, लेटीट्यूड्स के ऊपर ही तो जाके गिर रही है, राइट। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल हेड पे होता है, उनके इक्वेटर के बिल्कुल सर के ऊपर, हेड पे, राइट। अब इसकी वजह से होता क्या है, बोल रहा था हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर ड्राइव्स एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। बोले जब अर्थ सरफेस की हीटिंग होती है ना, एटमोसफेयर के अंदर एक एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है, एंड इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। और फिर इससे जो ग्लोबल पैटर्न है प्रेसिपिटेशन के,
वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे बारिश आएगी, कहाँ कहाँ पे मॉनसून जो है वो लेट आएगा, अर्ली आएगा, ये सब कुछ कैसे प्रेडिक्ट होता है। तो जो साइंटिस्ट हैं ना, जो प्रेडिक्टर्स हैं, वेदर रिपोर्ट देते हैं जो, वो यही ग्लोबल पैटर्न्स को तो देखते हैं। उसके बाद कह रहा है एज द सन हीट्स एयर एट द इक्वेटर इट एक्सपैंड्स एंड राइजेस स्प्रेडिंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स। अब अगर आप ये डायग्राम देखो तो इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। साइंस आप सब लोग पढ़ के आए हैं 10th तक, 11th तक, 12th तक, ठीक है। वहां पर आपने जब इवेपोरेशन वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं, वहां पे वो क्या बोलते हैं कि जो सन है ना वो इक्वेटर पे, ठीक है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, इक्वेटर की बात कर रहे हैं हम, कि इक्वेटर पे हीट कर रही है, ठीक है, सन के एक्सपोजर से इक्वेटर हीट हो गया। अब यहाँ पे गर्मी होगी तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ठीक है, एक्सपैंड करती है, राइज करती है। अब यहाँ पे इक्वेटर पे उठने के बाद आधी हवा जो है वो नॉर्थ वाली साइड को और आधी हवा जो है वो साउथ वाली साइड को, हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ को जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही ये हवा, गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही इसमें क्योंकि नमी होती है ना, तो ये अपनी नमी को छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इसीलिए इक्वेटर पे आप जो भी देखोगे ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह जो है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये देखो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे बारिश हो चुकी है, हवा ने अपनी नमी खो दी, आगे इसके पास कुछ नहीं बचा बरसाने को, इसीलिए डेजर्ट बनते हैं, यानी कि वहां पे बारिश नहीं होती। फिर क्या होती है, फिर जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर वाली साइड को है ना, नदन वाली साइड को जाना शुरू कर देगी हवा, या फिर सदन वाली साइड को जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब ये हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ को जा रही होती है ना, तो ये जो रूखी हवा जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं था, अब वो धीरे 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 यहाँ पे जब पहुंचती है तो मॉइस्चर पकड़ना शुरू कर देती है, और तभी बनते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। और फिर बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, वो आपको पता ही है कि टुंड्रा रीजन्स का पार्ट है, ठीक है, वहां पे बिल्कुल बर्फ रहती है। क्लियर है इतनी बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साइकिल्स आप देख रहे हो ना, देखो जब भी इक्वेटर पे ये सब कुछ चल रहा होता है ना, कि यहाँ से बारिश वगैरह जो है वो होगी, तो लगभग 6 सेल साइकिल्स, ठीक है, 6 सेल्स बनते हैं, 6 साइकिल्स बोल लो, ठीक है, 6 साइकिल्स बनती हैं। जैसे कि 3 इस तरफ बनती है नदन वाली साइड पे, और 3 बनती है किस तरफ, सदन वाली साइड पे। जैसे एक ये है, 1 2 और ये 3, ये नदन वाली होगी। इसी तरह से यहाँ पे होगी 1 2 और 3, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल एंड पोलर एयर मासेस जो हैं वो मीट करती हैं, क्रिएट करती हैं मोइस्ट टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ही इक्वेटर पे है ना, राइजिंग एयर एट द इक्वेटर इज एसोसिएटेड विद मोइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पे बारिश होती है, मोइस्ट क्लाइमेट होता है। फिर हवा जो है वो कहाँ को चलती है, डेजर्ट वाली साइड को। तो अब यहाँ पे वो बारिश बरसा चुकी है तो ड्राई हवा यहाँ को जाएगी ना, तो ड्राई डिसेंड एयर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फॉर्मिंग डेजर्ट। तो धीरे धीरे जैसे ये इस तरफ को बढ़ती जाती है, डेजर्ट बनते जाते हैं। और क्योंकि हवा से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल और पोलर एयर मासेस है ना, पोलर एयर मासेस यहाँ से चलती हैं और सब ट्रॉपिकल वाली यहाँ से चल रही हैं, ये आपस में मिलती हैं और फिर एक मॉइस्ट टेम्परेचर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से टेम्परेट क्लाइमेट बनता है। सेम यही तीनों साइकिल्स नीचे भी साउथ वाली साइड पे भी बनती हैं, ठीक है। इसको सर्कुलेशन सेल्स कहते हैं, एयर सर्कुलेशन सेल्स। क्लियर होगी बात? 3 जो है वो साउथ वाली साइड पे बनती हैं और 3 बनती हैं नदन वाली साइड पे। उसके बाद द हाई एल्टीट्यूड एयर कूल्स एज इट स्प्रेड्स टूवर्ड्स द पोल इवेंचुअली सिंकिंग बैक टू द अर्थ सरफेस। अब ये क्या बता रहा है कि जो हवा, गर्म हवा यहाँ से उठी थी, अब क्योंकि वो एल्टीट्यूड्स वाली, हाई एल्टीट्यूड्स वाली साइड पे गई टूवर्ड्स द पोल, तो जब वो ठंडी हो जाएगी तो ये दोबारा सिंक बैक कर जाएगी अर्थ के सरफेस पे, राइट। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ना वो इस तरह से चलती रहती है। अब हमें जानना है थोड़ा सा और इसके बारे में, ठीक है। मेन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले दैट इज रेन शैडो इफेक्ट। इसके बारे में क्या, while terrestrial biome distribution is strongly associated with the latitude, biomes are also influenced by microclimate and soil type। हमने क्या बोला
कि जो ये टेरेस्ट्रियल बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये लेटीट्यूड के बेसिस पे होती है ना, कि वहां पे सन का एक्सपोजर कितनी देर रह रहा है ना, यही सब पढ़ा हमने। लेकिन जो बायोम्स है वो माइक्रो क्लाइमेट और सॉइल टाइप कैसा है उस जगह का, उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये दो चीजें भी मेन रूप जो है या रोल जो है वो निभाती हैं। अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है ये चीज समझो। जैसे मान लो कि ये कोई कोई स्टेट है, ठीक है, मान लो कि ये दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दिल्ली बहुत बड़ा है ना, तो कहीं पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, इस हिस्से में बारिश नहीं हो रही। तो जहां पे बारिश हो रही है ये इस जगह का माइक्रो क्लाइमेट है। कहने का मतलब यह है जिस पर्टिकुलर जगह की आप बात कर रहे हो उस जगह का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है। जब हम ऑल ओवर दिल्ली की बात करेंगे तब वो उसका कैसा है, मैक्रो क्लाइमेट, या दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, सर्द रहता है ना, या बॉम्बे का जैसे है हम बोलते हैं मॉडरेट रहता है। लेकिन क्या वहां पे रोज बारिश होती है? नहीं, कभी कभी बारिश होती है ना, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली एग्जाम्पल लिया था, तो इस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट क्या रहता है, यहाँ पे क्या बाकी हिस्सों की संभावना ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो इसका माइक्रो क्लाइमेट हुआ, ठीक है। पर्टिकुलर जगह का पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसा रहता है, दैट इज माइक्रो क्लाइमेट। यहाँ की सॉइल टाइप कैसी होगी, दैट इज कि इसकी जो सॉइल टाइप है वो ऐसी रहती है इस जगह की, ठीक है। तो माइक्रो क्लाइमेट जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये कह रहा है बायोम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सिंपल बैंड्स डिटर्मिन्ड सोलली बाय लैटिट्यूड, ठीक है। तो जो बायोम है वो सिंपल बैंड्स में, मतलब आप सिर्फ लैटिट्यूड से ही डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, या आप सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट से या सॉइल टाइप से ही नहीं कर सकते। बहुत सारे चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे लैटिट्यूड हो गया, माइक्रो क्लाइमेट हो गया, सॉइल टाइप हो गया। वैसे ही टोपोलॉजी, उसकी जियोलॉजी कैसी है ना, उसकी जियोग्राफी कैसी है, वो सारी की सारी चीजें एक रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा गुजरात वाला हिस्सा ले लो, है ना, जितनी भी हमारी कोस्टल लाइन है। अब देखो यहाँ का क्लाइमेट ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है। अगर आप नॉर्थ वाली साइड देखो तो ठंड भी कड़ाके की होती है और गर्मी भी कड़ाके की। लेकिन हमारे कोस्टल एरियाज में ऐसा नहीं होता, वहां पे मानसून रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है, लेकिन ओवरऑल मौसम की बात करें तो मॉनसून रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ज्योग्राफी ऐसी है ना, आसपास सारा समंदर है, राइट। तो ज्योग्राफी भी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है। वहां का बायोम कैसा होगा ये उसकी जियोलॉजी पे भी मैटर करता है। क्लियर है इतनी बात? अब ये बोल रहा है माउंटेन रेंजेस क्रिएट डिफरेंट टेम्परेट जोन्स बेस्ड ऑन एलिवेशन एज वेल एज माइक्रो क्लाइमेट्स ड्यू टू द रेन शैडो इफेक्ट। अब ये बोल रहा है कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, वो एक डिफरेंट टेम्परेचर जोन क्रिएट कर देते हैं। जो माउंटेन इस सी लेवल से जितना ज्यादा ऊंचा उठा होगा ना, तो वहां का जो टेम्परेचर जोन है वो वैसा ही बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये माइक्रो क्लाइमेट्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जैसे मान लो कि ये है आपका ओशन, ठीक है। अब पूरा दिन यहाँ पे धूप पड़ी, ये गर्म हो गया। गर्म होने से क्या हुआ? इवेपोरेशन हुई। इवेपोरेशन से क्या हुआ? ये जो गर्म हवा थी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे गर्म हवा का प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो हाई टू लो की तरफ जाएगा जाएगा। तो अब ये गर्म हवा अपने अंदर वाटर वेपर्स को लेकर के कहाँ को जाएगी? इस तरफ को बहना शुरू कर देगी, हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ को बहना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे जैसे ये हवा ऊपर उठेगी, ये मॉइस्ट थी, गर्म हवा ऊपर राइज होगी और अपना जो ये मॉइस्चर है इसको रिटेन नहीं कर पाएगी ये, तो इसलिए ये बारिश बन के बह जाएगी। अब देखो इस जगह का माइक्रो क्लाइमेट जो है वो कैसा बन गया? रेनफॉल वाला बन गया, कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती होगी, क्योंकि ये साइकिल तो रोज रिपीट हो रहा है ना। तो हल्की सी गर्मी ज्यादा हुई, यहाँ पे बारिश हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, बॉम्बे, गुजरात, ये वाला जो कोस्टल एरियाज लगते हैं, इनमें मॉडरेट क्लाइमेट रहने की वजह यही है, क्योंकि ओशियन में ये जो साइकिल है ना ये रोज रिपीट हो रही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ? गर्म हवा उठी थी, इसने प्रेसिपिटेट कर दिया। अब जो हवा ठंडी है उसने अपना मॉइस्चर जो है वो एज रेन, बारिश के रूप में निकाल दिया था। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये ड्राई हवा रह गई। तो ये ड्राई और कूल एयर जो है अब ये दोबारा से
गर्म इलाकों की तरफ को डिसेंड करना शुरू कर देगी। लेकिन क्योंकि इसके पास कोई मॉइस्चर नहीं था, इसीलिए यहाँ पे बारिश प्रेसिपिटेशन ऐसा कुछ नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होगी और आपको रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होगी इसी वजह से। ठीक है, तो इस तरह से डेजर्ट्स है ना, इस तरह से लद्दाख में जैसे आपने देखा होगा कि कम वेजिटेशन रहती है, तो यही वजह है वहां पे कम वेजिटेशन होने की। इसे हम कहते हैं रेन शेडो इफेक्ट। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं अपने टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में जानते हैं। टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो है ना, उनकी जो एक फाउंडेशन है ना, वो है सॉइल की, वहां की मिट्टी कैसी है। हर एक जगह की अगर आप देखोगे तो मिट्टी अलग होती है। जैसे आप नदन वाली साइड पे चले जाओ तो आपको अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलेगी, है ना। डेक्कन वाली साइड पे चले जाओगे तो अलग मिट्टी देखने को मिलेगी। राइट, राजस्थान वाली साइड चले जाओगे तो डेजर्ट की मिट्टी अलग है। तो ये कहता है सॉइल क्या है, अ वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल। सॉइल में मिक्सचर ही तो है, वहां पे कुछ लिविंग बींग्स भी होंगे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे, और नॉन लिविंग मटेरियल भी वहां पे पड़ा होगा, है ना। जैसे जो ह्यूमस या फिर उसकी फर्टिलिटी बनाएगा सॉइल की, ठीक है, फॉसिल्स हो गए, ये सब कुछ तो ये नॉन लिविंग ही तो है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मोस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ डिपेंड्स ऑन सॉइल। सॉइल नहीं होगी तो टेरेस्ट्रियल लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। अब सॉइल को जनरली कितने 4 होराइजन्स में बांटा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ओ, ए, बी और सी। ये है आपके सॉइल होराइजन्स। पहला आपका आता है ओ होराइजन, जिसको हम ऑर्गेनिक होराइजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपर लेयर कंटेन्स लूज समवट फ्रेगमेंटेड प्लांट लिटर, लिटर इन लोअर लेयर इज हाईली फ्रेगमेंटेड। कहने का मतलब ये है, ये जो ऑर्गेनिक होराइजन वाली लेयर है ना, इसमें जो भी पौधे मरेंगे, है ना, या जो प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे, है ना, तो वो सब कुछ ट्विग्स वगैरह वो सब कुछ इसी में आपको पड़ा हुआ मिलेगा, और यही आगे चल करके डिकम्पोज होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑर्गेनिक होराइजन से नीचे आप चलोगे तो आपको कौन सा होराइजन मिलेगा, ए होराइजन। इसमें क्या है, मिनरल सॉइल मिक्स्ड विद सम ऑर्गेनिक मैटर, कि मिनरल सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स हुई हुई आपको मिलेगी, किसमें, ए होराइजन में। फिर क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड सॉल्युबल आयनिक मैटर्स आर ग्रेजुअली लीज्ड फ्रॉम ए होराइजन। तो क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स, इस तरह के जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ए लेयर से, है ना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ए होराइजन से बी होराइजन की तरफ को लीच आउट हो जाते हैं। बी होराइजन क्या होता है, डिपोजिशनल होराइजन, यहाँ पे डिपोजिशन होती है। materials leached from A horizon are deposited in B horizon. Deposits may form distinct bending patterns. अब क्या होता है, जो मटेरियल ए से लीच हुआ था बी की तरफ, वो बी वाले होराइजन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और डिपोजिशन के अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं बैंडिंग पैटर्न्स को देख करके साइंटिस्ट पता चला लेते हैं कि ये मिट्टी जो है वो आज से कितने साल जो है वो पुरानी होगी, या क्या क्या इसके साथ हुआ होगा। ठीक है, तो बैंडिंग पैटर्न्स बहुत कुछ रिवील करते हैं। उसके बाद बी वाले हिस्से के बाद अब लास्ट में आ जाता है आपके पास सी होराइजन। सी होराइजन में क्या होता है, विदर्ड पेरेंट मटेरियल। द सी होराइजन may include many rock fragments and often lies on bedrock. तो ये बेसिकली bedrock होती है, बड़े बड़े पत्थर जो हमारी धरती के अंदर, ठीक है, छुपे हुए हैं, that is sea horizon. विदर्ड पेरेंटल पेरेंट मटेरियल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो जो आज हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर देखते हैं ना, वो इन्हीं बड़े बड़े बेडरॉक्स से विदर होकर के, यानी कि टूट करके अलग होकर के हमें मिले हैं आज। ठीक है, तो इनमें बहुत सारा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन सबको होने में। ठीक है, क्लियर है, आपको 4 होराइजन्स के बारे में पता चल गया कि कौन कौन से सॉइल के रहते हैं और किस किस में क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स के बारे में जानते हैं और क्लाइमेटिक रेजाइम्स के बारे में। हमने बोला था कि क्लाइमेट के बेस के ऊपर ही टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो हैं वो अलग अलग तरह के हमें देखने को मिलते हैं, है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स कॉरस्पॉन्ड क्लोजली टू द वेरिएशन इन क्लाइमेट, कि कैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा ही टेरेस्ट्रियल बायोम वहां पे बनेगा, स्पेशली प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन।
तो क्लाइमेट कैसा बनेगा ये टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो चीजों पे निर्भर करता है। तो जब भी आप को, ठीक है, आ जाए क्वेश्चन में कि बताओ टुंड्रा रीजन है, या आपको कई बार कैसे देगा, इस तरह का, जैसे ये ग्राफ बना रखा है ना, इस तरह का ग्राफ का क्वेश्चन आपको दे सकता है और आपको पूछे कि बताओ ये वाला रीजन जो है वो कैसा बायोम होगा, ये वाला रीजन जो है उसमें कौन सा बायोम होगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। अब हम समझते हैं इस ग्राफ को, किससे हमें क्या पता चल रहा है। एक साइड देखो, एक साइड क्या है, टेम्परेचर दे रखा है आपको, है ना, और एक साइड जो है वो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की मात्रा आपको दे रखी है। सबसे पहले अगर आप टुंड्रा के बारे में बात करें तो टुंड्रा रीजन में हमें पता है कि एनुअल टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत कम होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है ना, एवरेज प्रेसिपिटेशन, वो भी अगर आप देखो तो लगभग 150 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत कम बारिश जो है वो आपको, एक तो बहुत कम बारिश होती है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, टुंड्रा बायोम का। क्लियर हो गई बात। उसी तरह से अगर आप डेजर्ट का देखें तो डेजर्ट में देखो टेम्परेचर रहता है ज्यादा, लगभग 25, 30, 35 इस तरह से, ठीक है, और बारिश होती है बहुत कम, इसीलिए इसको कहाँ पे प्लेस किया, ग्राफ में सबसे नीचे प्लेस किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रात में जो है वो ठंड हो जाती है, तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है ना, और गर्मी दिन में धूप होती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसी तरह से ऊपर अगर आप इससे देखो तो क्या लिखा है, वुडलैंड एंड श्रबलैंड। अब जो वुडलैंड और श्रबलैंड होता है ना, इसमें भी क्या होता है, लगभग -5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, और मॉडरेट टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और डेजर्ट और टुंड्रा रीजन से थोड़ी सी ज्यादा बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी के बगल में आ जाता है कौन, ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है। अभी देखो एक एक करके हम सारे बायोम देखेंगे कि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन ये जो आपको ग्राफ है ना, ये समझाना जरूरी है, तो इसको फिलहाल इस तरह से समझ लो, फिर एक एक करके हम बायोम्स भी देखेंगे। उसके बाद ट्रॉपिकल सवानास आगे, सवानास बेसिकली ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, जहां पे ग्रास श्रब वगैरह ना, ये इनकी डोमिनेंस ज्यादा होती है, फॉरेस्ट वगैरह कम होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो टेम्परेचर भी ज्यादा, ऊपर से बारिश जो है वो लगभग 150 सेंटीमीटर तक, इससे ज्यादा बारिश नहीं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप टेम्परेट ग्रासलैंड देखोगे, टेम्परेट ग्रासलैंड में एक तो देखो सर्दियां भी होती हैं और गर्मियां भी होती हैं, ठीक है। तो ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, और बारिश जो है वो भी अच्छी खासी, तो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ही आपके ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आगे, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर, क्योंकि इक्वेटर की तरफ होते हैं ना, तो इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल तो वही होगा ना जहाँ पे बारिश ज्यादा होती हो, तो इक्वेटर पे जब बादल बनेंगे गर्म हवा से तो बारिश भी ज्यादा होगी, तो लगभग 250 सेंटीमीटर की बारिश आपको आराम से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये ड्राई फॉरेस्ट था तो यहाँ पे सूखा भी पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखो तो बोरियल फॉरेस्ट आ जाते हैं, ये छूट गया है ना। अब बोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ये ठंड भी झेलते हैं, इसीलिए आप देखोगे पाइन है ना, कॉनिफर्स, आपको ये वाले ट्रीज ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट में, ठीक है। जैसे आप हिमाचल वाली साइड गए हो तो ऊपर वाले जो पेड़ होते हैं ना सारे, आपको कॉनिफर्स देखने को मिलेंगे, बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं हम लोग उनको, ठीक है। अब देखो बोरियल फॉरेस्ट जो है उनमें क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी ज्यादा होती नहीं है, लगभग होती ही नहीं है, लेकिन बारिश अच्छी खासी हो जाती है ना, तो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पे होना पॉसिबल है। उसके बाद अगर आप देखो टेम्परेट फॉरेस्ट, पहले हमने टेम्परेट ग्रासलैंड देखा था, अब अगर फॉरेस्ट है तो वहां पे अच्छा खासा घना जंगल होगा, जंगल होगा तो यानी कि यहाँ पे हल्की सर्दी रहेगी और गर्मी भी रहेगी, और बारिश भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 400 सेंटीमीटर की बारिश देखी जाती है। और अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करो, जिसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होगी, तभी तो ग्रीन रहेगा ना। तो लगभग 450 to 500 सेंटीमीटर के बीच बीच की जो बारिश है ना, वो मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलती है। टेम्परेचर तो ज्यादा हो गई क्योंकि इक्वेटर पे लाया करता है, तो ठीक है। तो अभी ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको याद रखना है, दो चीजें जो है वो याद रखनी है। एक तो टुंड्रा की पोजीशन जो है वो कहाँ आएगी, क्योंकि टेम्परेचर सबसे कम तो बारिश भी कम, है ना, तो टुंड्रा की पोजीशन यहाँ पे।
उसके बाद टेम्परेचर ज्यादा है और बारिश कम तो डेजर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ग्राफ को, इंपॉर्टेंट है ये लर्न करना है। अब यहाँ से इसके अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप इसको समझ सकते हो फिर, ठीक है। जैसे आर्टिक टुंड्रा की बात की है तो जहां पे आपको ये वाला कलर दिखाई दे रहा है वो सारा आर्टिक रीजन है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप पे दिखाया हुआ है कि कौन सा क्लाइमेट कैसे कैसे कहाँ पे रहता है, कौन सा बायोम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं और एक एक करके बायोम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। कहाँ होता है? इक्वेटर पे, ठीक है। अब ये कैसा रहता है? वार्म रहता है, वो आपको पता ही है क्योंकि धूप गिरेगी बिल्कुल सर पे सूरज के, है ना। सूरज जो है वो बिल्कुल सर पे होता है इनके, तो यहाँ पे वार्म तो रहेगा ही, वार्म रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। लो सीजनैलिटी, लो सीजनैलिटी का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे रेन ही रहेगी, तो बारिश वाला ही मौसम रहेगा ना, कोई और सीजन आएगा ही नहीं कि बिल्कुल ठंड पड़ जाए या बिल्कुल गर्मी पड़ जाए, तो सीजन कम आते हैं। इनफर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं जमीन से जो न्यूट्रिशन है ना वो अपने अंदर खींच लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फूल पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो सॉइल है वहां पे, ठीक है। एक्सेप्शनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इंट्रिकेट बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, बहुत ढेर सारे बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इतनी भरमार में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे इसमें याद क्या करना है, एक तो ग्राफ याद कर लो, दूसरा आपको एक एक दो दो जो पॉइंट्स है ना वो सब बायोम्स के बारे में याद रखने पड़ेंगे। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, बारिश अगर ज्यादा है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट कम और पेड़ पौधों में ज्यादा, वार्म जैसा क्लाइमेट रहेगा, सीजन्स कम आएंगे, तो इस तरह से आप रिलेट करके सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में क्या होगा? वार्म क्लाइमेट रहेगा, कूल सीजन भी आएगा, ठीक है। सीजनली ड्राई रहता है ये, ठीक है, इसीलिए आपको बोला ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। बायोलॉजिकली रिच होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी या लाइफ फॉर्म्स आपको अच्छी ही देखने को मिलेंगी, अच्छी देखने को मिलेगी एज थ्रेटन्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी उतनी ही भरमार आपको देखने को मिलेगी बायोडाइवर्सिटी की जितनी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। बस यहाँ पे जो आपको जानवर वगैरह मिलेंगे ना उन्होंने खुद को ड्राई सीजन के अकॉर्डिंग भी अडेप्ट कर लिया होगा, ठीक है। क्लियर है बात? अब देखो ये है आपका जब इसमें बारिश होती है ना, मॉनसून, इसका कूल वाला सीजन आता है, और ये है इसका वार्म वाला सीजन जब गर्मियां पड़ती हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ड्राई फॉरेस्ट बन जाता है ये पूरा। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सवाना जो होते हैं वो ग्रासलैंड ही होते हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड है तो मतलब घास वगैरह, देखो घास वगैरह ज्यादा है, श्रब्स वगैरह ना, बुशेस वगैरह ज्यादा है, पेड़ कम है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? वार्म और कूल, कूल सीजन भी आता है, वार्म सीजन भी आता है। प्रोनाउंस्ड ड्राई एंड वेट सीजन, ठीक है। तो इसको हम ड्राई और वेट सीजन कहते हैं, वार्म और कूल सीजन कहने के बजाय हम इसको ड्राई और वेट सीजन कहते हैं, ठीक है। इम्पर्मिएबल सॉइल लेयर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो सॉइल है ना उसमें वाटर जो है वो ज्यादा रिटेन नहीं रह सकता, ठीक है। इम्पर्मिएबल होती है सॉइल, अपने अंदर वाटर को घुसने नहीं देगी, रिटेन भी नहीं कर सकती, ठीक है। फायर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डोमिनेंस बाय ग्रासेस, तो पेड़ अगर ज्यादा हो जाएंगे तो हवा इतनी चलती है कि वहां पे आग लग जाती है, और जो ग्रासेस हैं उनकी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए ये आग का लगना जरूरी है यहाँ पे। स्टिल सपोर्ट्स हाई नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ लार्ज एनिमल्स, इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी मात्रा में डाइवर्सिटी है ना, लार्ज एनिमल्स की, जिराफ्स वगैरह हो गए, ये सारे जो एनिमल्स हैं है ना, बफेलोज हो गई, तो ये सारी जंगली बफेलोज वगैरह, लायंस वगैरह, वो सब कुछ आपको सवानास में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं डेजर्ट के साथ। डेजर्ट आप सभी को पता है हॉट होता है, दिन में हॉट होगा, रात में ठंडा हो जाता है, ड्राई रहता है क्योंकि बारिश कम होगी, अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिपिटेशन हो जाती है, ठीक है। कभी कभी जो कभी कभार बारिश है वो हो गई। लो प्राइमरी प्रोडक्शन बट ऑफन हाई डाइवर्सिटी, देखो अभी जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम वहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब आपको ये बायोम्स याद करने पड़ेंगे कि अगर डेजर्ट है तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी एक बार कई बार सीरीज भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें याद करनी है, तो जब वो टॉपिक आएगा तब हम उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ एक
क्या कह सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो लो होगी। कैसे, देखो ना कि जो पौधे हैं एक तो उनको रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, और कैक्टस जो है वो खुद में ही अपने स्पाइन्स वगैरह को क्या कर लेता है, मॉडिफाइड लीव्स होती है ना उसकी, तो अपने अंदर जो है ये सब कुछ सामान अपने समेट के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि ये स्पाइन्स अपने खोलेंगे नहीं, ट्रांसपिरेशन वगैरह कम होगा, है ना। तो उस वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी लो होती है, लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। ऑफन अगर आप डाइवर्सिटी देखोगे तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे डिजर्ट्स में भी। ऑर्गेनिजम्स वेल अडेप्टेड टू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, ठीक है, वही ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को क्लाइमेटिक एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम ही है ना, ठंड हो जा रही है, गर्मी हो जा रही है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया होगा, वही ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेरेनियन वुडलैंड एंड श्रबलैंड की, ठीक है। तो इस तरह से वुडलैंड और श्रबलैंड आपको दिखाई देते हैं। कैसा रहता है, कूल रहता है, और विंटर्स जो है वो हल्की सी मॉइस्ट रहती हैं, हॉट और ड्राई समर्स रहती हैं, और लो टू मॉडरेट सॉइल फर्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है यहाँ की भी, है ना। ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने खुद को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि यहाँ पे सीजनल ड्राउट्स भी देखने को मिलते हैं और पीरियोडिक फायर्स भी देखने को मिलती हैं। तो ऑर्गेनिजम्स ने खुद को वैसा ही अडेप्ट कर लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशन जो है वो यहाँ पे हुई है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बात करते हैं। कैसा होता है, हॉट एंड कोल्ड सीजन्स दोनों आते हैं ना, लेकिन पीक रेनफॉल कंसाइड्स विद ग्रोइंग सीजन। तो जैसे जैसे ग्रोइंग सीजन आता है पीक रेनफॉल अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। कई बार ड्राउट्स भी देखे जाते हैं यहाँ पे जो बहुत लंबे सालों तक भी रहते हैं, ठीक है। सॉइल जो है वो कैसी होती है, फर्टाइल। अब देखो ग्रासलैंड है ना, तो बड़े बड़े पेड़ नहीं है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो मिट्टी में आपको अच्छी खासी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फायर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डोमिनेंस बाय ग्रासेस। तो यहाँ पे भी सेम जैसे सवानाज में था कि ग्रासेस की डोमिनेंस बनाए रखने के लिए फायर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे भी है। हिस्टोरिकली इनहेबिटेड बाय रोविंग बैंड्स ऑफ हर्बीवोर्स एंड प्रेडेटर्स। तो आपको ज्यादातर जो है वो किसका बोलबाला दबदबा देखने को मिलेगा, तो हर्बीवोर्स हो गए, जैसे यहाँ पे आपको भैंसे, याक, है ना, ये सब कुछ चीजें जो रुमिनेंट्स होते हैं, है ना, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। प्लस इनके जो प्रेडेटर होते हैं जैसे लाइन वगैरह हो गए, डियर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तो लाइन वगैरह उनको खा सकते हैं। तो हर्बीवोर और उनके प्रेडेटर्स ये आपको काफी अच्छी मात्रा में ग्रासलैंड्स में देखने को मिल जाते हैं। चलिए उसके बाद अब हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं। हमने ग्रासलैंड पढ़ लिया, टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं। मॉडरेट यहाँ पे क्लाइमेट रहता है, मॉइस्ट विंटर्स होती हैं, वार्म और मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, ठीक है। सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, हाई प्राइमरी प्रोडक्शन होती है क्योंकि धूप पड़ेगी, पत्ते अच्छे खासे हैं पेड़ों के पास, तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस सारे के सारे ट्रांसपिरेशन ये सारे प्रोसेस जो है वो करेंगे। और अगर आप देखोगे तो बायोमास, बायोमास भी ज्यादा होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने इतने लाखों करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं एक ही आपके पेड़ में, तो बायोमास प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगी ना, ठीक है। डोमिनेटेड बाय डेसिडुअस ट्रीज वेयर ग्रोइंग सीजन्स आर मॉइस्ट, विंटर्स आर माइल्ड, ठीक है। जो ग्रोइंग सीजन होते हैं यानी कि रेनी सीजन वो कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, और उस टाइम पे डेसिडियस ट्रीज का दबदबा होता है, डोमिनेंस हो जाती है। विंटर्स जो है वो माइल्ड रहती हैं और सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे कॉनिफर्स की जो डोमिनेंस है वो ही देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम बोरियल फॉरेस्ट पे। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेनली जो आपके कॉनिफर्स होते हैं ना, पाइन्स वगैरह, वही ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे देखो सिवियर लॉन्ग विंटर्स आती हैं, क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम पे भी पहुंच जाता है, प्रेसिपिटेशन अच्छी खासी रहती है, लेकिन सॉइल यहाँ पे भी कैसी होती है, इनफर्टाइल, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं तो वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा रिटेन करते हैं। परमेफ्रोस्ट, अब परमेफ्रोस्ट देखो क्या होता है, क्या होता है कि जैसे मान लो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी की पहली परत है, यहाँ पे आपका जो है वो ट्री लगा हुआ है। अब जो जो बर्फ वगैरह गिरेगी वो कहाँ गिरेगी, सॉइल के ऊपर। तो सॉइल के ऊपर जो ये बर्फ गिरती है ना, तो सॉइल की जो सबसे पहली ऊपरी परत होती है ना वो बिल्कुल बर्फ में जम जाती है, तब्दील हो जाती है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट।
ठीक है। तो आपको परमाफ्रॉस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओकेजनल जब ड्राई सीजन आता है ना तो उसमें फायर वगैरह भी देखने को मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना ऊपर जंगलों में आग लग गई, तो वह इसी वजह से लगती है ना, हवा चलती है, ड्राई हो जाता है एकदम से, तो जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं, आपस में टकराते हैं और आग लग जाती है। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट बायोम आपको यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगा आराम से, है ना, सारी स्पीशीज आराम से देखने को मिलेंगी। और कॉनिफर्स आपको जो है वो यहाँ पे डोमिनेंस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर्वाइव भी वो कर पाएंगे ना। चलिए, उसके बाद आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा बायोम कोल्ड होता है ये, है ना, ठंडा रहता है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, सॉगी समर्स होती हैं, है ना, छोटी और सॉगी समर्स होती हैं। उसके बाद पुअरली डेवलप्ड सॉइल, क्योंकि जो सॉइल है वो तो ज्यादातर जो है वो बर्फ में ढकी रहेगी, है ना, तो डेवलप नहीं हो पाती सॉइल। यहाँ पे भी आपको परमाफ्रॉस्ट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल के ऊपर जो है वो ठंडी होने की वजह से एक बर्फ की परत जम जाती है। ठीक है। डोमिनेशन वाई लो वेजिटेशन, तो आपको बहुत कम वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स अडेप्टेड टू लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, वही एनिमल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को कोल्ड विंटर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ढाल लिया होता है ना, जैसे बेयर्स हो जाते हैं तो वो लंबे समय तक हाइबरनेट कर सकते हैं, उसी तरह के जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कौन से देखने को मिल सकते हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स मेक सीजनल यूज। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सोगी समर्स आती हैं, तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सीजनल यूज करते हैं वो इस जगह का। तो ये है आपका टुंड्रा रीजन। उसके बाद आ जाते हैं माउंटेन्स। अब देखो माउंटेन्स को अलग से क्यों गिना गया है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म शिफ्ट विद एलिवेशन। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एलिवेट करता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, प्रेसिपिटेशन कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, सॉइल का टाइप जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर चेंज होता है, एंड ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो वही ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा जैसे पहाड़ों में, हमारे हिमाचल में तो क्या होता है, जैसे गद्दी जो होते हैं, है ना, जो भेड़े वगैरह पालते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर ठंड हो जाती है तो भेड़ों को नीचे ले आते हैं, नीचे वाले एरियाज में। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो वहां पे वो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म जो है वो विद टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल टाइप, ये सब कुछ जो है वो एलिवेट होता रहता है, तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स भी शिफ्ट करते रहते हैं। इसीलिए माउंटेन जो है वो एक अलग ही बायोम है। क्लियर हो रही है बात। माउंटेन्स आर क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल आइलैंड्स, तो क्लाइमेटिक और बायोलॉजिकल आइलैंड्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं, एलिवेट होता रहता है इनमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सब कुछ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत कुछ इसमें याद रखने वाला है नहीं, बस आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो चीज़ों के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जब हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह का जो टॉपिक है वो रीड आउट करने वाले हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। राइट, तो आई होप जो है वो आप हमारे साथ जो है वो इसको अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। हम लोग भी जो है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो है वो लेकर के आएंगे बहुत जल्द, तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपना काम जो है वो सिंसियरली करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। अभी तक हमने जितने लेक्चर्स कवर अप किए हैं उसमें तो हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो अभी तक डिस्कस की हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं, तो उनको आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारे साथ जो है वो अपना वक्त जो है वो साझा करें, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा हमारे साथ पढ़ के। थैंक यू सो मच।